नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं उन्हें समझते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन में जो हिस्से आते हैं उनके मटेरियल्स और फंक्शंस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ये जो मोटर का फ्रेम या हाउसिंग है उसका मटेरियल और फंक्शन क्या है, यहाँ स्टेटर की जो कोर है और जो रोटर की कोर है उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उस मटेरियल की वर्किंग में क्या रोल है। स्टेटर में जो स्लोट्स में हम इंसुलेटेड पेपर लगा के जो वाइंडिंग करते हैं वो मटेरियल कौन सा है। स्क्वाइल केज रोटर में किस तरह की वाइंडिंग होती है। जो हमारी दूसरी तरह की मोटर है स्लिप रिंग मोटर, उसमें जो फेज वाउंड मोटर है उसके कनेक्शन स्लिप रिंग्स पे आते हैं तो वो स्लिप रिंग क्या मटेरियल की है और मोटर जिस पे अपनी पावर निकालती है वो पावर शाफ्ट किस मटेरियल की है, सभी के बारे में बात करते हैं। इंडक्शन मोटर की हाउसिंग या फ्रेम को मशीन के दूसरे हिस्सों को प्लेस और प्रोटेक्शन देना होता है। इसे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फंक्शन नहीं करना है। तो जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेंथ और इकोनॉमी है और इस आधार पे हम सस्ती मशीनों में कास्ट आयरन, जिनका वजन कम करना और साइज बढ़ा उनमें कास्ट स्टील इस्तेमाल करते हैं। हम चाहें तो एल्युमिनियम की, जैसे छत के पंखों में हाउसिंग या फ्रेम होती है, या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स में हम प्लास्टिक की भी बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेम के अंदर जो स्टेशनरी स्टेटर भाग है वो सबसे ज्यादा पावर इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसे आर्मेचर भी कहते हैं। इसकी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर के अंदर जो स्लोट्स होते हैं उन स्लोट्स में पेपर इंसुलेशन के अंदर हम हाई कंडक्टिविटी के सॉफ्ट एनील्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर के, जिनके ऊपर सुपर एनेमल क्लास सी का इंसुलेशन लगा हुआ है, उनके कॉपर वायर से वाइंडिंग करते हैं। छोटी मशीनों में हमारे कंडक्टर राउंड होते हैं और बहुत बड़े जिंगेटिक साइज की इंडक्शन मोटरों में हम मल्टी स्ट्रेंड स्क्वायर या रेक्टेंगल कंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के रोटर में गिलहरी के पिंजरे जैसी आकृति की कंडक्टर की वाइंडिंग्स होती है। छोटी मशीनों में हम एल्युमिनियम को पिघलाकर डाई कास्टिंग से रोटर बना सकते हैं, जिनमें पिघला हुआ एल्युमिनियम रोटर की कोर के स्लोट्स में आके और फैन और एंड रिंग्स बना लेता है। बड़ी मशीनों में हम इन स्लोट्स में जो रोटर कोर के अंदर स्क्रू किए हुए हैं उनमें हम कॉपर की बार को डाल देते हैं और कॉपर की छड़ों को दोनों तरफ से ब्रास या किसी दूसरे कॉपर एलॉय से ब्रेज करके इस तरह की पिंजरानुमा आकृति बना लेते हैं। जो हमारी दूसरी स्लिप रिंग या फेज वाउंड इंडक्शन मोटर है उसके रोटर में हम स्टेटर की जैसे ही एनेमल्ड इंसुलेटेड कॉपर टर्न से वाइंडिंग करते हैं। दोनों स्टेटर और रोटर का जो मैग्नेटिक कोर भाग है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, इसलिए ये जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील है वो नॉन ग्रेन ओरिएंटेड होता है। सिलिकॉन स्टील में हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होते हैं और लेमिनेशन करने से हम एडी करंट लॉसेस को भी कम कर लेते हैं। जो हमारा फेज वाउंड या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसकी शाफ्ट पे हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां वाइंडिंग के कनेक्शंस टेप आउट बाहर आ जाते हैं और ये स्लिप रिंग स्टील, हार्डन कॉपर या फिर कॉपर के किसी एलॉय जैसे फॉस्फोर ब्रॉन्ज की हो सकती है। जो हमारा स्लिप रिंग का मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए ताकि कार्बन ब्रशेस जब इनके ऊपर स्लिप करती हुई करंट को कलेक्ट करती है तो स्लिप रिंग्स की वियर ज्यादा ना हो। तो स्लिप रिंग्स के लिए एक मटेरियल कॉपर एलॉय के रूप में फॉस्फोर ब्रॉन्ज हो सकता है। जो हमारी मैकेनिकल पावर मोटर निकालेगी उसको हम शाफ्ट पे कनेक्ट करते हैं और सामान्यतः हमारी जो छोटी मोटरें हैं उनकी शाफ्ट माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, लेकिन बड़ी मोटरों में जहां हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वहां हम स्पेशल एलॉय स्टील जिसमें निकल, क्रोमियम या क्रोमियम वेनेडियम का प्रयोग करते हैं, उनकी शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी शाफ्ट को हम हाई स्पीड स्टील शाफ्ट भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर की वर्किंग से संबंधित एक बहुत प्रचलित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, किसी भी 3 फेज एसी मोटर की घूमने की दिशा किस प्रकार बदली जा सकती है। तो दोनों हमारी इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर एक जैसा होता है और उनमें 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में जब 3 फेज टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन होता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन की डायरेक्शन को हम सप्लाई की फेज सीक्वेंस बदलकर, स्टेटर वाइंडिंग में जो 3 फेज सप्लाई आ रही है उसकी अगर फेज सीक्वेंस बदलनी हो तो किन्हीं भी 2 लाइन तारों को आपस में अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो फेज सीक्वेंस
रिवर्स हो जाएगी और ऐसी स्थिति में हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन उल्टी होने से मोटर, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। जरा इंडक्शन मोटर में समझते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। एक इंडक्शन मोटर की लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होलो सिलेंड्रिकल कोर असेंबली की इनर पेरिफेरी के स्लॉट्स में हम एक 3 फेज की सिंगल या डबल लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस बनाते हैं, अर्थात तीनों फेज की वाइंडिंग के जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री एंगल के साथ पोजीशनड होते हैं। यहाँ हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बजाय सैलिएंट पोल दिखाते हुए कंसेंट्रिक टर्न से बनी हुई वाइंडिंग दिखाई है। इस तरह की स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में जब साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट का एक्साइटेशन होता है तो तीनों फेजेस अलग अलग एक्सिस पे अपने टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जैसे ए फेज की करंट का जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है वो यहाँ नीले तीर से, बी फेज का बी से बी डैश की तरफ और सी फेज सी से सी डैश की तरफ क्रमशः नीले, लाल और हरे तीर से दिखाया हुआ है। और जब करंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो इन तीनों एक्सिस पे अलग अलग करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जब साइमल्टेनियस बदलेगा तो एक बहुत शानदार बात होगी। जब स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड पोजीशंस पे बनने वाले मैग्नेटिक एक्साइटेशन ऐसे करंट से बनाए जाएंगे कि जिनके फेज में टाइम का 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, तो स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग्स के अंदर टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन से एक शानदार तरीके से यहाँ एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड वेलोसिटी का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जो टाइम में लीड वाले फेज से लैग वाले फेज की पोजीशन की तरफ रोटेट करेगा। जरा समझते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्पेस डिस्प्लेस्ड लोकेशंस है फ्लक्स बनने की, उनमें जब ऐसा 3 फेज करंट भेजा जाता है जो समय में फेज डिफरेंस रखता है, तो स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन से जो तीनों मैग्नेटिक इफेक्ट का सम बनता है, तीनों फेज के मैग्नेटिक इफेक्ट का सम बनता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन वो एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार लीड से लैग वाली डायरेक्शन में रोटेट करता है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन को समझ लेते हैं। येलो हाईलाइट में दिखाई गई ए पोजीशन में फ्लक्स बनाने वाली वाइंडिंग को हम यहाँ आर फेज के लाल रंग से दिखाए गए साइनोसोडल एक्साइटेशन से एक्साइट कर रहे हैं। इसी तरह से जो ग्रीन हाईलाइट में बी पोजीशन में फ्लक्स बनाने वाली कुंडली को हम वाई फेज के करंट से एक्साइट कर रहे हैं, जिसे हमने यहाँ हरे रंग से दिखाया हुआ है। और जो शान हाईलाइट में तीसरे सी फेज की जो कॉइल्स हैं उन्हें हम यहाँ ब्लू फेज के करंट से एक्साइट कर रहे हैं। तीनों मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस पोजीशन में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेसमेंट है और तीनों आर, वाई और बी के पीक आने में भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली फेज डिस्प्लेसमेंट है टाइम में। तो स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में हम टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन दे रहे हैं और हमने वो टाइम इंस्टेंट स्टडी के लिए ली जिसमें आर फेज का करंट सबसे ज्यादा है। इसने अपने पीक करंट के हिसाब से मैक्सिमम एमएमएफ बना देना है इस तीर की दिशा में। इसी दौरान जो बी और सी कुंडलियों में करंट है वो नेगेटिव साइड में पीक का आधा है, तो सी कुंडली का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो सी से सी डैश है। नेगेटिव करंट के कारण उसका मैग्नेटिक एमएमएफ पीक के आधा उल्टी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से बी फेज का पॉजिटिव एमएमएफ बी से बी डैश की तरफ होता है। नेगेटिव करंट का एमएमएफ पीक से आधा इस दिशा में हो गया है। इन दोनों आधे आधे का, जिनके बीच में 120 डिग्री का अंतर है, एक रिजल्ट आधा यूनिट यहाँ आएगा और ये एक यूनिट पीक करंट से बना हुआ एमएमएफ और आधा यूनिट इन दोनों का रिजल्टेंट जुड़कर पीक का 1.5 गुना एमएमएफ इस डायरेक्शन में ए से ए डैश आ गया है। एक बड़ी अच्छी बात हमें समझ में आ रही है, इन करंट में जो भी करंट अपना पीक इंस्टेंटेनियस पाएगा उसकी जो स्पेस लोकेशन है उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। जरा दूसरी टाइम पोजीशन पर क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस लोकेशन है वो समझते हैं। हमने पिक किया ये दूसरा पोजीशन जिसमें बी फेज का करंट इंस्टेंटेनियस पीक जिस टाइम पे हो रहा है उस समय पॉजिटिव पीक करंट का ये एमएमएफ बन गया है बी फेज का। उसी दौरान ए और सी फेज को एक्साइटेशन जो मिल रहा है वो पीक का आधा और नेगेटिव है, तो ए जो अपना पॉजिटिव फील्ड ए से ए डैश बना रहा था वो नेगेटिव पीक से आधे करंट का एमएमएफ इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से सी कॉइल भी अपना नेगेटिव करंट का एमएमएफ इस डायरेक्शन में बना रहा है। और इन दोनों आधे आधे का जिनके बीच में एक एंगल है, रिजल्टेंट एमएमएफ बीच में आधा यूनिट आ गया है। एक और आधा, एक बार फिर आप देखिए रिजल्टेंट 1.5 यूनिट हो गया है। लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन जब ए फेज का पीक था तो ए फेज के एमएमएफ की डायरेक्शन में थी, और जब बी इंस्टेंटेनियस पीक में आया तो बी फेज के एमएमएफ की डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है और हम कह सकते हैं कि वो लीड से लेग के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा
रहा है वो इस केस में ए से बी की तरफ यूं रोटेट हो रहा है। अगर मैं ये दोनों सप्लाई को आपस में एक्सचेंज कर देता तो हमारे रोटेशन की डायरेक्शन ए से बी की बजाय ए से सी की तरफ उल्टी हो सकती थी। तो हम सप्लाई के दो तारों को एक्सचेंज करके फेज सीक्वेंस को रिवर्स करके 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी रोटेशन की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के साथ 120 F/P रिलेशन रखती है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एक सिंगल फेज एसी सप्लाई में काम करने वाली बहुत सस्ती रग्ड मेंटेनेंस फ्री मोटर शेडेड पोल मोटर होती है, जिसमें हम स्टेटर में जो सैलिएंट पोल हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ना करके कंसेंट्रिक वाइंडिंग कर देते हैं और पोल के 1/3 पोर्शन पे एक स्लोट काट के उसके ऊपर एक कॉपर की शेडिंग बैंड लगा देते हैं और इस शेडिंग बैंड में अल्टरनेटिंग फ्लक्स के एक्साइटेशन से, इंड्यूस्ड एडी करंट से कुछ ऐसे इफेक्ट बनते हैं कि उस करंट का अपना रिजल्टेंट फ्लक्स इस मेन वाइंडिंग के फ्लक्स के साथ ऐड होकर यहां जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनाता है उसको टाइम में इस दूसरे फ्लक्स से लैग नेचर का बना देता है। तो यहां आप देखिएगा कि जो अनशेडेड पोर्शन है उसका फ्लक्स तो लीड करेगा और शेडेड पोर्शन का फ्लक्स लैग करेगा। तो हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड से लैग की तरफ इस डायरेक्शन में बन जाएगा। और इस मोटर में क्योंकि शेडेड बैंड की पोजीशन फिक्स है तो लीड और लैग की पोजीशन फिक्स है, तो आप इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बदल नहीं सकते हैं। ऐसी शेडेड पोल मोटर है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क पुअर है, पावर फैक्टर भी अच्छा नहीं है और ये बहुत ज्यादा टॉर्क और पावर के लिए डिजाइन नहीं की जा सकती है, लेकिन सस्ती होने के कारण ये छोटे किचन फैन, फ्रेश एयर फैन, एयर ब्लोअर्स इत्यादि में बहुत पॉपुलर है। इस वीडियो से आपको इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ बनी होगी। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो से आप परीक्षाओं में कामयाब बनेंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।